जो बोर्ड कैंडिडेट के बच्चे हैं और जिनको 10th का इस बार एग्जामिनेशन देना है, उन लोगों के लिए साइंस के लिए हम विशेष आज टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और हर बार उन प्रश्नों को रिपीट करती है हमारी बोर्ड। आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे। आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब कि हमारा जो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है वह साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण मतलब क्या हो जाता है, इसका इंग्लिश हो जाता है साइड मिरर के रूप में। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में कैसे किया जाता है, फिर या ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है और जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसको आंसर देंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब को बनाता है। और दूसरी बात यह है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु से छोटा बनता है तो साइड मिरर के रूप में जब हम दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वाहन के पीछे जितनी भी गाड़ियां सड़कों पर होती हैं वो काफ़ी स्पष्ट रूप से उस मिरर के अंदर आ जाती हैं और दिखाई देती हैं। यानी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी ट्रकें और गाड़ियां उस शीशे में समाहित हो जाती हैं और अच्छे से समझ में आ जाती है कि गाड़ी कितनी दूरी पे है और कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है, जिससे चालक को चलाने में सुविधा होती है। तो इसका दो मुख्य कारण है और वो मुख्य कारण है कि वस्तु का यानी पीछे दर्पण के पीछे रखी हुई वस्तु का छोटा प्रतिबिंब का बनना और दूसरा सीधा बनना, जिससे कि साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है। तो क्वेश्चन में जब हम आंसर लिखेंगे तो फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप पढ़ रहे हो हमारी वीडियो को तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को और आंसर को अपने से लिखने का प्रयास करिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए, बिकॉज जब हम एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लैंग्वेज क्या है और आप उसको किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट इज गिवन इन ओन वर्ड्स, यानी परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, न कि बुक के शब्दों में दे, किताब के शब्दों में दे, गाइड के शब्दों में या कोई मटेरियल हो, नोट्स हो उसके शब्दों में, बल्कि स्टूडेंट अपने सरल भाषा में अगर आंसर को देते हैं तो वो उसमें सबसे सटीक नंबर और सबसे अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साइड मिरर में हमारे पीछे से आ रही वस्तुओं के तस्वीर को काफ़ी छोटा करके और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि वाहनों में जो दिक्कतें पीछे से आ रही गाड़ियां होती हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं और चालक को चलाने में दिक्कत नहीं होती है। मैं जैसा बोल रहा हूं ना, ये सारी बातें भी अगर आप लिखते हैं तो आंसर आपको मिलेगा। जब भी हम क्वेश्चन का आंसर दें तो उसमें अपनी और सरल भाषा का प्रयोग करें। दूसरा सवाल है, पहला सवाल हो चुका है, दूसरा सवाल है आपका कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसके नियमों का सचित्र उल्लेख करें, मतलब चित्र बनाकर उल्लेख करना है। एक क्वेश्चन है अथवा में यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख को दर्शाएं। तो इस तरह से सवाल पूछेगा तो ये एक क्या करेंगे, एक दर्पण का किरण आरेख खींच देंगे और यहाँ पे एक आपतित किरण है और जो यहाँ पे इस बिंदु पर पढ़ने के बाद क्या होती है, परिवर्तित होती है और यहाँ पे एक अविलंब है और यहाँ पे आपतित कोण है और यह परिवर्तन कोण है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके लिए तीन नियम दिए गए हैं, दो नियम दिए गए हैं। दो नियम क्या है कि पहला ये नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा हम आपको पेन के सहारे समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और यहाँ पे एक अविलंब होगा।
एक अभिलंब होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक पेन ऐसे है सीधा। अब जैसे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब उसमें कोई कटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि तीनों का तीनों एक ही तल में हो। और दूसरा क्या है कि आपतित कोण, परावर्तित कोण, आपतन कोण जो होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, और परावर्तित कोण वो होगा जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो बातें हैं। अब इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है कि लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है, या प्रकाश के प्रवर्तन को नियमों को लिखें। तो लिखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा लिखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, यानी आपतन कोण, प्रवर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह उसका दूसरा नियम है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका होगा। और ये क्वेश्चन अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखना है, इसको इस प्रकार से आप पढ़िए कि आपको पूरा याद हो जाए। कॉपी पेन रखिए, उसको अपने से लिखने का प्रयास करिए। और अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछा करिए और फिर से देखिए और फिर से समझकर आगे समझिए। चलिए, तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल इस प्रकार से है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी बिना छुए हम उसको पहचानना चाहते हैं। तो हम बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। या जब हम आंसर लिख रहे होंगे तो लिखेंगे कि इस लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, वृत्ताकार पट्टिका को किसी डेस्क पर या किसी दीवार के सहारे लटका देंगे और अपनी उंगली को जब उसके पास ले जाएंगे, जब वृत्ताकार पट्टिका को, अवतल लेंस को उत्तल लेंस के सामने जब अपनी उंगली या किसी पिन को जब हम ले जाएंगे तो देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है छोटा बन रहा है। तो अगर जब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो वो अवतल लेंस होगा, अगर जब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो उत्तल लेंस होगा, और अगर जब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा होगा तो वह वृत्ताकार पट्टिका होगी। तो स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखना है कि वस्तु का अगर जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो अवतल होगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा तो अवतल हो गया, और सीधा और बड़ा बनेगा तो उत्तल हो गया, और वस्तु के बराबर बनेगा तो वृत्ताकार पट्टिका होगी। यानी इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम लोग समझ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया एक बार का सवाल है। सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो नहीं दिखाई देने वाले दो घटक हैं, एक है अवरक्त किरणें, एक क्या है, अवरक्त किरणें, और दूसरा है पाराबैंगनी किरणें। अब इसको लैंग्वेज डालने के लिए हम लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के, सवाल को ही फिर से एक बार लिखिए लैंग्वेज में, और उसको सवाल में दिखाई नहीं देने वाला जहां पे लिखा है उसी को लैंग्वेज में डाल देना है। जैसे लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो दो घटकों के नाम इस प्रकार से हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ यहाँ पे नाम लिखिए की जगह पर क्या कर देना है कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम इस प्रकार से हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है, और रक्त किरणें और पाराबैंगनी किरणें। यानी क्वेश्चन से ही हम आंसर को आसानी से लिखना सीखेंगे और क्वेश्चन से ही हम लैंग्वेज को आसानी से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व वाला कौन सा माध्यम है उसको हमें बताना है। कौन सा माध्यम है उसको हमें क्या करना है, बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रकाशीय घनत्व वाला जो पदार्थ है वो हीरा है। क्या है, हीरा है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी हमने दिया है कि हीरा जो है जिसका अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42 होता है, और सबसे कम जिसका अपर्तनांक होता है वह है वायु का अपर्तनांक 1.003
3 होता है। तो हमने दोनों को दर्शा दिया है, तो सबसे अधिकतम घनत्व वाला और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला दोनों दिया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन 1 नंबर वाला भी राइज हो रहा है। अगर ये पूछेगा कि सबसे अधिकतम प्रकाशीय घनत्व वाला पदार्थ कौन है, तो हीरा है, और सबसे न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व कौन दर्शाता है, तो वायु है। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। छठा नंबर जो सवाल है आप देखेंगे, जैसे एक सवाल और भी हम बता देते हैं आपको, जैसे कि छठा नंबर सवाल क्या है। जैसे छठा नंबर सवाल है कि क्वेश्चन दे देता है कि आप बताएं कि फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, या वक्रता त्रिज्या दे देता है और फोकस दूरी पूछ देता है। तो जब लिखेगा कि दिए हुए दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। लैंग्वेज में देगा, इसमें कुछ नहीं करना है। जब फोकस दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दिया है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो F इक्वल टू क्या होता है, R/2, और R इक्वल टू क्या होता है, 2F। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या, यानी क्या निकालना है, R निकालना है, और फोकस दूरी यानी F। तो F यहाँ पे दिया हुआ है और R हमें निकालना है। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 20, तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, R निकल जाएगा। उसी प्रकार से एक और सवाल दे सकता है कि एक और सवाल आपको दे सकता है। आप देखेंगे 7वां नंबर सवाल है। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 20 है तो इसलिए 40 हो गया, 30 होता तो 60 हो जाता, मतलब डबल मल्टीप्लाई हो जाता। अगर एक क्वेश्चन दे दिया होता कि दिए हुए दर्पण में वक्रता त्रिज्या मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, अभी हमने बताया कि जब वक्रता त्रिज्या हमें दिया रहेगा, फोकस दूरी निकालना होगा, तो F इक्वल टू R/2, यानी R यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 50/2 हो जाएगा, इसलिए F कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का कोई भी सवाल दिया रहेगा, ये सवाल कुछ बार पूछा हुआ है, तो इसलिए फोकस दूरी दे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।